हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीयूटी के एलएलएम एंट्रेंस के बारे में। मैं आज काफी सारी वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे एलएलएम के एंट्रेंस के बारे में, तो मैंने एक चीज देखी कि बहुत ज्यादा वीडियोस एलएलएम के ऊपर है ही नहीं। पीजी के ऊपर नो डाउट काफी चैनल्स ने वीडियो डाल रखी है और काफी अच्छी अच्छी भी वीडियोस हैं, बट द थिंग इज जो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, हमारा देखो ऑप्शन, हम मेरा खुद का लॉ का चैनल है, मुझे एलएलएम करनी है या कुछ भी है, सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे एलएलएम का मैटर मिलना चाहिए, जो कि आज की अभी इस तारीख में यूट्यूब पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूटी में इस बार पार्टिसिपेट कर रही है। बीएचयू, भाई लॉ स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी तो यही हो गई, एनएलयू के बाद बीएचयू हो गई, डीयू हो गई, ये दोनों के दोनों सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार। तो 2022 का एग्जाम आपको पता है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता है, मैं गलत जानकारी नहीं दूंगी यहाँ पर। बट हाँ, मेरी जो ये वीडियो फोकस करने वाली है, ये फोकस करिए 2023 पे। देखो, एग्जाम अगर नहीं भी हुआ है तो हाल ही में 2 या 4 दिन में होने वाला होगा, तो अब तो वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा जो ये फोकस करेगा, ये करेगा नेक्स्ट ईयर वाले के लिए। अब उससे आपको फायदा क्या है? देखो, कहीं पे भी आज की तारीख में आप एग्जामिनेशन देने जाओ, आपको एक पता है ये चीज बहुत क्लियरली कि कंपटीशन बहुत ज्यादा, इट इज बेटर एक प्रायर तैयारी करना स्टार्ट करो, सो दैट आपको कहीं पे जाके कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा। आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि यार शिट, मेरे को तो नंबर ही इतने नहीं है, चलो देखा जाएगा, कोई भी कॉलेज मिल जाए, ठीक है, थोड़ा कम नंबर वाला कॉलेज चला लेंगे। क्यों? हम एडजस्ट नहीं करने वाले। हो सकता है काफी लोगों ने ग्रेजुएशन में एडजस्टमेंट कर लियो, बट एलएलएम अगर आप कर रहे हो तो प्लीज डोंट एडजस्ट विथ योर एलएलएम। ठीक है। ऊपर सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पे अगर आपका ये क्लियर होता है तो देखो, रियलिटी हम सब जानते हैं, सबसे बड़ी बात है जी, सरकारी यूनिवर्सिटी की डिग्री। आई एम नॉट इवन सेइंग कि आपको प्रीफर्ड सब्जेक्ट मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा, जो भी है आपको गवर्नमेंट की डिग्री मिल रही है। आप और मैं जानते हैं गवर्नमेंट डिग्रीज का वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज है। एंड दूसरी चीज देखो, पॉकेट फ्रेंडली। पॉकेट फ्रेंडली क्या, हद से ज्यादा सस्ता। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाओ तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, लिटरली वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, तो वहां पे आपकी एलएलएम हो जाती है समवॉट 24 के, जिसमें कि आप एग्जामिनेशन फीस भी इंक्लूड कर रहे हो। 24-25 के में आपकी हो जाती है। हॉस्टल्स बहुत सस्ते हैं, मेस 77 रुपीज पर डे है इनका, तो ये बहुत सस्ती है। आप कैंपस देखो, 250 से 300 एकड़ में कैंपस है इन यूनिवर्सिटीज के। एंड बीएचयू और डीयू के तो इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं जो इमेंस स्टेटस इन यूनिवर्सिटीज के पास है। ठीक है। तो आज एक एलएलएम एंट्रेंस देने जाते वक्त जो पहले से आप चीजें तैयार कर रहे हो, सोच रहे हो दूं ना दूं, कहाँ अप्लाई करूं, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आज आपको, जितना भी पहले एक बेसिक नॉलेज चाहिए किसी एग्जाम की, सारी की सारी मैं नॉलेज आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। पहले बात करेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि देखो हम जानते हैं क्लैट के लिए जो है, जनरल वालों के लिए, दैट इज रिजर्व कह रहे थे, अनरिजर्व वालों के लिए 55% मैंडेटरी होती है। बाकी ओबीसी एंड एससी एसटी कैन गिव इट ऑन 50%। तो अब हम आज इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे कि सीयूटी एलएलएम की एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पर पहली बात तो भाई, आपने या तो 3 इयर्स जिसको हम एलएलबी कहते हैं, या 5 इयर्स वाली इंटीग्रेटेड जो होती है, बीएलएलबी है, बीबीए है, बीकॉम एलएलबी है, आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करी है, या तो वो इंडिया में है एंड इट शुड बी एफिलिएटेड टू बार काउंसिल ऑफ। और अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी करी तो उस पर्टिकुलर देश की जो भी काउंसिल है या जो भी है, वहां से वो यूनिवर्सिटी जो है रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या फायदा हो रहा है, जो यहाँ पर क्लैट नहीं दे पाते हैं ना, कि यार 55 नहीं बन पाई, बहुत होते हैं जो फर्स्ट ईयर से कोर्ट जा रहे हैं, 55 बन ही नहीं पाई उन लोगों की। तो यहाँ पे आप जर्नल कैटेगरी वाला 50 पे दे सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप ओबीसी, ओबीसी का फंडा आप जानते हो, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर वाला फंडा होता है ओबीसी में। एंड यहाँ पे अगर आप स्टेट ओबीसी है या स्टेट में आपके पास कोई भी रिजर्वेशन है, तो वो यहाँ नहीं चलेगा, आप जनरल कैटेगरी में ही आ जाएंगे। बिकॉज इवन आई एम ओबीसी, मैं उत्तर प्रदेश ओबीसी हूँ, बट इफ आई गिव द एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल का नाम आगे आप जानते हैं, स्टेट से बाहर जाती है, आप जनरल कैटेगरी के हो जाते हो। तो अगर आप SC ST हो सेंट्रल के, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन बनेगा, यानी कि आप 45% पे एग्जाम दे सकते हैं, जनरल वाले 50 पे दे सकते हैं। तो जो क्लैट से रह जाते हैं बेचारे, जो नहीं दे पाते, दे कैन गो फॉर CUET। ठीक है। अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो भाई देखो, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, वो लोग बोलना तो ये चाहते हैं कि 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन वो गलती से बार बार यही बोल जाते हैं 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स। पेपर 100 मार्क्स का नहीं है बच्चा, पेपर ज्यादा का है। ठीक है। ईच क्वेश्चन हियर कैरीज 4 मार्क्स। 100 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, लेकिन 100 मार्क्स का पेपर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन का
जो वेटेज है वो 1 मार्क नहीं है। वो हमारे क्लैट में होता है कि हमने 0.25 जी नेगेटिव मार्किंग में काटा वगैरह। यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, हम वो देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे तो पहली बात आपको मैं क्लियरली एक चीज बता दूं कि यहाँ पे ऑनलाइन मोड होगा। 2 राउंड होते हैं, एक हम सब जानते हैं एक एंट्रेंस एग्जाम आप रिटर्न दे के आते हो, सेकंड इज फॉर काउंसलिंग। आपका कट ऑफ आती है, कट ऑफ में नाम आता है, आपको बुलाया जाता है, काउंसलिंग होती है, आपको डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होते हैं। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट मैच करेगा, ठीक है, आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं, सारी चीजें जो भी चीजें आपने वहां लिखी है सारी वेरीफाई होती है। अगर आपने सब कुछ सही से वेरीफाई कर लिया है देन द नेक्स्ट मेथड स्टेप कम्स कि आपको आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस वगैरह पे करनी है या आपको कौन से कॉलेज मिल रहा है, वो चीजें आती हैं, ठीक है। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। एग्जाम दोनों लैंग्वेज में आएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आपको जिस भाषा का वाला करना है वो कर लो, बट आप एक ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी कि जो हिंदी वाला हमें नहीं आ रहा या हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमारी हिंदी कुछ ऐसा सिस्टम है, डोंट वरी अबाउट दैट, बायलैंग्वेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ड्यूरेशन है एग्जाम की दैट इज 120 मिनट्स, जो कि है 2 घंटे। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि 4 नंबर आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे और यहाँ पे 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा आपके हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगी आपके साथ, ठीक है। तो जिनको डाउट था कि क्या नेगेटिव है सीयूटी में वगैरह, नेगेटिव है, देखो आज तारीख में 99% एग्जाम में नेगेटिव है। वो नेट वगैरह है जिसमें नेगेटिव मार्किंग आज भी नहीं हो रही है, बट दैट इज आई गेस लॉ की फिर में शायद, अगर हम किसी तरीके से देखो तो वो एक ही सब्जेक्ट है जिसमें एक ही एग्जाम है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हर जगह में आज की तारीख में हर जगह होती है, ठीक है। क्लैट की बात करो आप, यहाँ आप सीयूटी की भी बात कर रहे हैं हम, तो इस बार जो सेशन है वो एग्जामिनेशन आप भी जानते हैं हर यूनिवर्सिटी के लेट हो गए हैं क्योंकि कोविड आ गया था बीच में, एग्जाम्स लेट हो गए हैं काफी यूनिवर्सिटीज। इफ आई टॉक अबाउट चौधरी चरण सिंह तो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम सब जाके खत्म हुए हैं उनके, तो ऑब्वियसली फिर 1.5 महीना वो ले जाएंगे रिजल्ट बनाने में, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आगे आप प्रोसेस करोगे। तो इस बार जो CUH दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो महेंद्रगढ़ में है, इसका जो सेशन है वो नवंबर से स्टार्ट, बट हाँ ये इस साल इतना लेट हो गया। नेक्स्ट ईयर जो आप जैसे हम बात कर रहे हैं 2030 की, वो इतना लेट नहीं होगा। सो आपके पास अब ये मत सोचना कि यार नवंबर में अगला बैच नवंबर में जाएगा, तो जी मेरे तो 1 महीने से 1 साल का टाइम है तैयारी का पूरा, आपके पास 1 साल नहीं है। आज आप बैठे हो 17 सितंबर को, ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना है मई जून के महीने में, तो आपके पास इतने, आई एम नॉट सेइंग कम टाइम है, टाइम सफिशिएंट है, बट जो बहुत ज्यादा रिलैक्स मोड में आ जाइए यार बहुत ही टाइम है, वो नहीं है अब आपके पास, ठीक है। तो सिलेबस आपको पता है, अभी मैं आगे आपको सिलेबस दिखाऊंगी। LLB का जितना सिलेबस होता है एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में यूजुअली, आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट थोड़ा ज्यादा सिलेबस देती है, सरकारी वाली जो है थोड़ा कम सिलेबस देती है। LLB का सिलेबस एज इट इज उठा के रखा है लोगों ने, ठीक है, वो भी हम बात करेंगे कि हमें अपना सिलेबस कैसे निकालना है। अब इसकी बात आ जाती है एग्जाम कितने सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा। देखो हमें ऐसे मैंने कहा था 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस का जो है पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क नहीं है 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल नॉलेज से, जनरल इंग्लिश हो गई आपकी, थोड़ी सी रीजनिंग हो गई, आपकी मैथ्स। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ क्या है, अब जो इन्होंने NTA वालों ने जो सिलेबस दिया है उसमें ये लिख के दे दिया, इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कि यार मैथ्स दूंगा तो मैं टाइम एंड वर्क दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, ना ही हमें लेवल वगैरह भी कुछ पता है, क्योंकि देखो इस बार अभी शुरू हुआ है तो चीजें 2-3 साल लग जाती है चीजों को बहुत क्लियरली फिगर आउट करने में, एग्जाम का पैटर्न समझने में। बट हाँ एक चीज हम यहाँ से ये फिगर आउट कर सकते हैं कि देखो लॉ का एग्जाम है एंड लॉयर्स उतने अच्छे नहीं होते मैथ में, देखो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट हम लोग, अब आप मेरे को बोलो कि अब मैं भले साइंस से मैंने खुद ने करी 11th में, जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कर लिया, आज 5 साल बाद बोलो कि यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दो, वो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है पेपर बहुत टफ आएगा, क्योंकि आप लॉ का पेपर दे, तो पेपर जो है वो इजी लेवल पे जो मैथ्स आएगी वो इजी आएगी। तो इट्स जस्ट कि आप जैसे टॉपिक्स जो कॉमनली आ जाते हैं एग्जाम, जैसे टाइम एंड वर्क होता है, बोर्ड स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेन वाले क्वेश्चंस है, SI CI है, इनके बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, बहुत टफ नहीं आएगा, 10वीं तक का ही देगा, ज्यादा टफ नहीं देगा वहां पे पेपर, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस आप जानते हो, अभी ये वहां पे आपके प्रेसिडेंट का नाम नहीं पूछने वाला है, कोशिश करिए कि लॉ से रिलेटेड ही ये जैसे हो सकता है ये पूछ ले कि कोई, अभी जैसे हमारे नए जस्टिस आए हैं, UU ललित आए हैं, अभी CGI, ऐसे रिलेटेड लॉ से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन ही पूछेगा, रैंडमली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे 75 क्वेश्चन जो कि टोटली आएंगे हमारे डोमेन नॉलेज से, दैट इज फॉर लॉ। तो ये जो 25 मार्क्स है हमारे, ये 100 नंबर का पेपर है, और जो हमारे लॉ का है वो 300 मार्क्स का, तो इन टोटल जो आपके जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे 400, ठीक है। लास्ट ईयर चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, उसने पार्टिसिपेट किया था एंड समवॉट
205 या 203, आई डोंट रिमेम्बर दिस नंबर, या तो 205 से या 203 थे, इनमें से एक उसकी कट ऑफ आई थी एलएलएम के लिए, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ जाती है यूनिवर्सिटी पंजाब वाली की, जो कि भटिंडा में है, ठीक है। अगर दिल्ली एनसीआर वाले ट्राई करो तो भटिंडा और तुम्हारे लिए हरियाणा वाली ठीक है, क्योंकि देखो भाई घर से पास भी है। अगर वी टॉक अबाउट दिल्ली, सो इट इज 140-45 किलोमीटर्स फ्रॉम इंडिया गेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, तो सफिशिएंट है जी, 2 घंटे में 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली थोड़ी बेटर हो जाती है। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अब आती है बात सिलेबस की। तो हमने चीज देख ली, पेपर 2 पार्ट में कंडक्ट किया जाएगा। पार्ट ए जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे जो ओवरऑल आएगा, और पार्ट बी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लॉ आएगा, ठीक है। तो लॉ के क्या सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, देखो किसी भी एग्जाम के लिए ना एक बात हमेशा याद रखना, लॉ के एग्जाम के लिए कॉन्स्टी और जूरिस, मेजॉरिटी पार्ट आता है इन दोनों सब्जेक्ट से, ठीक है। मेजर क्वेश्चंस मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन एक से आएंगे ही आएंगे। कॉन्स्टी के साथ 8 होंगे, जूरिस के साथ 8 होंगे, आएंगे ही आएंगे। ये हर एक एंट्रेंस में, हर एक लॉ रिलेटेड एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके बाद जो आपके प्रोसीजरल लॉज होते हैं ना, उनके चांसेस थोड़े कम होते हैं। आया तो 1 या 2 क्वेश्चन आ गए, इससे ज्यादा क्वेश्चन प्रोसीजरल लॉ से नहीं आते। बाकी फायदा ये होगा कि देखो इस बार वालों के लिए बहुत और भी ज्यादा रिस्की था, क्यों? क्योंकि अब से पहले का पेपर ही अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, ना ही आपको काफी यूनिवर्सिटी जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रही है तो उनकी कट ऑफ नहीं है, और ना ही इनका प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है। बट हाँ, जो जिन्होंने दिया है, अगर आप उनसे बातचीत करो पता चलता है तो पेपर टफ नहीं आता है, आप इसको क्रैक कर सकते हो, विद इन एक अटेम्प्ट में हो जाता है आराम से, इतना टफ ये नहीं आता है। बट यहाँ पे आपको जैसे इंटरनेशनल लॉ से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो है आपके यूएन से भी बन जाते हैं, कंपनी लॉ आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये आगे ज्यादातर ऑप्शन है। क्रिमिनल एलएलएम की जो स्पेशलाइजेशन है यहाँ पर, या तो वो क्रिमिनल लॉ में है या वो कॉर्पोरेट में, तो वो कंपनी लॉ से पूछ लेता है। देखो फैमिली लॉ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, फैमिली लॉ से क्वेश्चन आता है। कंपेरेटिवली हिंदू लॉ के कंपेरिजन में, सॉरी मुस्लिम लॉ के कंपैरिजन में हिंदू लॉ से क्वेश्चन ज्यादा मिल जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बट जो आपका ओवरऑल सिलेबस है वो ये है, ठीक है। बट हाँ, मेक श्योर कि कॉन्स्टी, जूरिस, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया, इन पे थोड़ी कमांड हो। कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट बहुत इजी पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटीज, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एलएलएम में पार्टिसिपेट करते? देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन सारी यूनिवर्सिटीज में एलएलएम या लॉ का डिपार्टमेंट नहीं है। लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, वहाँ लॉ का डिपार्टमेंट नहीं है, वहाँ एलएलएम के लिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट कर रही है। सॉरी, एंड हाउ टू गो बैक, जो पीछे नहीं जाएगा हमसे। मैं ये वाली पीपीटी आपको वहां पे अवेलेबल करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। दैट इज इनसाइट लॉ, वहां पे आपको पीपीटी मिल जाएगी। काफी सारी यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, पौंडीचेरी है, केरला है, साउथ बिहार है, ये सारी है, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अब भाई कोड, यहाँ पे ना कोड लिखा जाएगा जब भी एलएलएम के आएगा ना, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप कोड, तो ये एलएलएम का कोड है PGQP02। तो जहां पे भी आपके लिए जो भी एलएलएम के लिए नोटिस होगा या कोई भी बात होगी वो इस कोड से आएगी। अगर इस कोड की कोई चीज है तो वो एलएलएम से रिलेटेड है, इतना ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एनटीए की जो इस बार ऑफिशियली उन्होंने नोटिस डाला था, ये जो भी नोटिफिकेशन आई थी, डेट वाज मोर देन 250 पेजेस से ज्यादा का था वो, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं वो वहां पे भी वो भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। चलिए, अब बुक्स कौन सी रेफर करनी है। देखो लॉ स्टूडेंट तो जानते हैं, बैरक तो जान है, बैग तो रटी होनी चाहिए, बैग तो पड़ी हुई होनी चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, चाहे क्या क्या चीजें किसी चीज में इंक्लूड होती हैं वो याद हो ना हो। अगर किसी बैग के सेक्शन में कोई चीज लिखी है कि इट एक्सक्लूड्स, जैसे मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के सिस्टम में होता है, तो क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, क्या उसके अंदर नहीं आती हैं, तो जो एक्सेप्शंस होते हैं एग्जाम में चीजें आती हैं जो इंक्लूड नहीं की जाती हैं, एक्सक्लूडिंग, वो वाली चीजें तो पक्का याद कर लो, याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने ये बुक तैयार कर ली है, यूनिवर्सल की एलएलएम एंट्रेंस आती है, सिंगल की भी आती है, इन लोगों के अंदर 5000 से ज्यादा एमसीक्यू होते हैं। आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू लगानी, ठीक है। आधे सब्जेक्ट्स तो एमसीक्यू लगाने से ही तैयार हो जाते हैं। तो आपको मैंने रेफरेंस के लिए बुक का यहाँ पे फोटो दिखा दिया है भैया, ये वाली बुक है। आई पर्सनली हैव यूज्ड दिस बुक एंड इट इज अ ग्रेट बुक। कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से क्लियर कर देती है। प्रैक्टिस के लिए इतने एमसीक्यूज है, करते करते थक जाओगे, पर एमसीक्यू नहीं खत्म होंगे। 5000 बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में,
ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर फायदा क्या है, देखो जिन लोगों को रीसेंट केस लॉ से डर लगता है, क्योंकि रीसेंट केस लॉस ना मिलते नहीं है जल्दी से, इसके बुक के अंदर आपको सफिशिएंट पुराने केसेस मिल जाएंगे, लैंडमार्क मिल जाएंगे, अच्छे अमाउंट में आपको कोई केसेस मिल जाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम है उसमें मैचिंग का सिस्टम भी आता है, ठीक है। क्लैट जहां पर फोकस करता है रिसेंट पे बहुत ज्यादा, सीयूटी रिसेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। आप किताब पढ़ो, आप डायरेक्ट पढ़ो, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। हो सकता है वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस पे पूछ ले, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है। जितने बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी चीजें निकल जाएंगी। और अगर आप टीचिंग के लिए एलएलएम कर रहे हो तो बेसिक स्ट्रॉन्ग जितने करते जाओगे उतना ही काम आएगा, क्योंकि आप तो पढ़ाने के लिए कर रहे हो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार निखरेगा वो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार निखरेगा, ठीक है। तो ये हो गई बुक, यूनिवर्सल की ले सकते हो, सिंगल की ले सकते हो। बाकी आपको ऑनलाइन में अगर आप देखो तो ड्यू एलएलएम कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, किसी भी एंट्रेंस पेपर उठा लो, उनको प्रैक्टिस कर लो। बुक्स भी आती हैं, एक ग्रीन कलर की बुक आती है, 10 प्रीवियस ईयर की आती है वो, उसके अंदर ड्यू के सारे 10-15 साल के पेपर्स हैं, वो मेरे पास भी है। अगर किसी को चाहिए होगा कौन सी बुक है, अगर वैसे नहीं मिल रही तो जस्ट लेट मी नो, आप मुझे मेल या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको उसका फोटो या लिंक भेज दूंगी, ठीक है। एंड आई टेल यू रियलिटी, जो गाजियाबाद में रहते हैं या जो बाहर भी रहते हैं, देखो यही किताब अगर ऑनलाइन मंगाओगे थोड़ी महंगी आएगी, ठीक है, इट इज समवॉट नियर 1000। अगर यही किताब आप किसी बुक स्टोर से जाके लोगे, जहाँ पे आप वहाँ जो बड़ी बुक स्टोर हैं, ठीक है, जैसे हम गाजियाबाद वाले जानते हैं एमएमएच कॉलेज है, ठीक है, उसके पास दैट इज अ ओल्ड इकलौता गाजियाबाद का सरकारी कॉलेज है, उसमें बहुत सारी बुक स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो। आई बॉट दिस बुक एंड विद इसके साथ साथ मैं 2 बैग और एक बुक और लेके आई थी, एंड इट ऑल कॉस्टेड मी 1000 रुपीज। और ऑनलाइन अगर आप देखो तो ये किताब इकलौती 950 से ज्यादा की होती है, तो आप देख लेना भैया, मैंने आपको सस्ते का भी जुगाड़ बता दिया है, ठीक है, क्योंकि भाई पॉकेट फ्रेंडली चीजें भी चाहिए, अननेसेसरीली पैसे बर्बाद भी नहीं कर रहे हैं। ये आती है इंपॉर्टेंट डेट्स, तो जैसे मैंने कहा था कि आप इस बार तो देखो, यहाँ पे तो ये दिखा रहा है जून में एग्जाम भी करा देंगे, रिजल्ट का डेट दे देंगे ये लोग, और यहाँ पे सितंबर में अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि एग्जाम फॉर्म आ जाएंगे 1 अप्रैल को। एक फायदा होता है, जितना जल्दी एग्जाम फॉर्म भरोगे उतना ज्यादा आपको अपनी चॉइस का एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जल्दी भरोगे नियरेस्ट सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इतना लेट भरोगे तो जो रूद खबूद बचती है फिर वो आएगी जी, फिर रोते रहना जी हमें यहाँ नहीं मिला वहाँ नहीं मिला। और बट इसके जो एग्जाम सेंटर्स है वो मैक्सिमम हर सिटी में है, आपको इजीली मिल जाएंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी सेफ्टी के लिए जल्दी, पता नहीं है कल को यू नो वेबसाइट हैंग हो रही है, क्या है क्या नहीं है, बैंक सर्वर डाउन है, जो भी चीज़ है, इट इज बेटर कि आप पहले ही जल्दी टाइम पे अपना एग्जाम फॉर्म भर दो। 4th वीक ऑफ मई तक एग्जाम फॉर्म चलेंगे, उसके बाद बीच में करेक्शन विंडो खुलती है एग्जाम्स में, ठीक है। अगर आपको गलती से आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में कुछ गलत भर दिया तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे उन्होंने उसकी डेट मेंशन नहीं करी थी। अब एडमिट कार्ड आ जाएंगे 1st वीक ऑफ जून में, 2nd वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। आंसर की ऑफिशियली एनटीए रिलीज करते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन हो जाएगा, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 1 हफ्ते के बाद जो है आपका अपना स्टार्ट हो जाती है काउंसलिंग, ठीक है। तो आपको क्या सोच के चलना है कि बाय अप्रैल, आप अप्रैल या मैक्सिमम 1st वीक ऑफ मई आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन करोगे। वो तरीका क्या है, 2 नोटबुक्स बनाना, ठीक है, एक बनाओ केस लॉस की, एक बनाओ मैगजीन्स हो गई, जो फेमस मैगजीन्स होती हैं, आईपीसी में बहुत सारी है, कॉन्स्टी में बहुत है। इसके बाद डॉक्ट्राइन, कॉन्ट्रैक्ट मैगजीन्स बहुत हैं, क्विड प्रो क्यू, ये वो बहुत सारी मैगजीन, अब सारी मैगजीन रटने मत बैठना, इनको लिखो, ठीक है। आज जैसे सपोज मैंने यूनिवर्सली किताब उठाई और आज मैंने अपनी उठाई है बैरेट और मैं पढ़ रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट के लैंडमार्क केसेस सबको याद है, बैल्फर वर्सेस बैल्फर सबको याद है, लालमन शुक्ला सबको याद है, और वो इन्फ्लुएंजा वाला कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वाला केस भी सबको याद है, ठीक है। अब आपको ये इतने फेमस केसेस है ना, आने के थोड़े से स्लाइटली ऐसे चांसेस होते हैं कि 50-50 आ सकता है, क्योंकि ये आएगा इंसान कर लेगा, वो ऐसे केस निकालेगा पुराने ही, लेकिन जो आपने बहुत ज्यादा फेमस होते नहीं है। तो 2 नोटबुक बनाओ, टॉपिक पढ़ते गए, किताब में जितने केस लॉस मिले या जितने आपके डायरेक्ट में आपके टीचर ने लिखवा रखे हैं आपने केस लॉस वाली नोटबुक में लिखे, जितनी मैगजीन डॉक्ट्राइन मिली इसमें लिख दी। फिर रिविजन करो, रिविजन इज द की, ठीक है। बोलते हैं ना यार मैंने बहुत पढ़ लिया, लेकिन जो लोग फिर इन पे क्वेश्चंस नहीं होते वो यही होते हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं। इतना है ना पढ़ने के लिए, स्टार्ट नहीं और एंड नहीं है कहीं पे भी, इतना है पढ़ने के लिए,
ठीक है। अगर इसको आप ऐसे पढ़ोगे ना कि यार हाँ पढ़े ही जा रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं, उसका रिवीजन नहीं करे, तो वो किसी फायदा किसी काम का नहीं है, वो निकलेगा ही निकलेगा दिमाग से। तो आप एक चीज करो, जो मैं जब भी अगर मैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देती हूँ और मुझे जीएस प्रिपेयर करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने नोट्स बना लिए डेली। या तो मैं सुबह अगर छुट्टी है, मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, कुछ नहीं है, सो आई जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग, जैसे ही अपना ब्रेकफास्ट एंड ऑल से फ्री होकर मैं जब भी पढ़ने बैठ रही हूँ, आधा या 1 घंटा मैंने कोई से भी एक नोटबुक उठानी है, मैंने जितना लिखा उतना मेरे को पढ़ना है। मुझे कुछ रटना नहीं है बैठ के, आई हैव टू जस्ट रीड। आज एक बार पढ़ लिया, एक बार कल पढ़ूंगी, दो करूंगी। आपको मन में लगता रहेगा कहीं ना कहीं शायद नहीं आ रहा है, बट जिस दिन क्वेश्चन आएगा ना सामने, आपको सब आ रहा होता है। ठीक है, जो लोग रट लेते हैं, जो याद कर लेते हैं, वेरी गुड। जैसे मेरे जैसे लोगों जिनको नहीं रटा जाता है, तो दिस इज द की फॉर यू। ठीक है, रोज उठो पढ़ो। बहुत ज्यादा सारे ही केस लोग लिख लोगे, जितने कॉन्ट्रैक्ट में सारे ही लिख लोगे, तो वो हंड्रेड्स में नंबर चला जाएगा, इतने नहीं याद होते, मेन मेजोरिटी के। ठीक है, वो लिखने के केस। इसके बाद लास्ट में बात करेंगे एग्जाम फी की। तो देखो, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, इनको तो वैसे भी कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है भैया। ये कुछ रिजर्वेशन नाम का ही होता है इनका, जो भी है सेम फीस होती है, फीस में कोई एग्जामेशन नहीं है। और यहाँ पे जो लोग कुछ कहते हैं ना कि लड़का लड़की वाला सिस्टम करो, कि लड़कियों की कम करो, जैसे सीडीएस है, उसमें लड़कियों की फीस ही नहीं होती, वो फ्री होता है, कोई सिस्टम नहीं है भाई। जनरल ओबीसी की 800 रुपए की फीस है, एससी एसटी की 350, ये पीडब्ल्यूडी वालों को देनी नहीं है, यहाँ लिखी हुई नहीं थी। तो पीडब्ल्यूडी का मुझे आइडिया नहीं है, मैं जनरल कैटेगरी में आई सीयूटी के लिए, तो मुझे पता है मुझे 800 रुपए के बनना है। ठीक है, अगर इसके बाद कोई भी डाउट है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा टेलीग्राम, मेरी ईमेल आईडी वहां से मिल जाएगी। जो भी डाउट है, कुछ भी है, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी वो क्वेरी या जो भी इशू है मैं सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, और अगर कोई और भी हेल्प चाहिए किसी सब्जेक्ट में चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो। आई होप आई विल बी अ हेल्प टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप लाइक कर दीजिए, एंड वी आर ट्राइंग, और हाँ लाइक क्या सब्सक्राइब भी कर रहे हैं यार, ऐसे कैसे। एंड वी आर ट्राइंग, बहुत सून वील कम विद अ बैच जो कि स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम पे भी फोकस करा करेगा। ठीक है, सो एनी डाउट, जस्ट नो दैट इनसाइड लॉ इज हियर फॉर यू। थैंक यू सो मच।